हेलो एवरीवन। सो अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। माय नेम इज़ सुरभि सिंह और मैंने एथिक्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे मटेरियल क्वालिटी और बाकी और सब्जेक्ट की भी वीडियो बना सकूँगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2-3 टॉपिक्स छूट गए हैं जिन्हें मैं जल्दी ही कंप्लीट कराऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आप ये जानते होंगे कि मूवीज़ में जिस तरीके से आप देखते हो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ हुआ है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए, इसकी अगर नहीं मिला तो हम खून कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट या जो आपका टेंडर होता है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी ठेकेदार के लिए। कैसे होती है, चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन या दो पर्सन के बीच में होता है एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग बाय फुल प्रॉमिस विथ ऑल ट्रांसपेरेंसी। देयर इज अ लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के डिफरेंस की बात करते हैं तो अग्रीमेंट भी एक्चुअली दो लोगों के बीच की कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, बट वहाँ पर लॉज नहीं होते हैं, वहाँ पे रूल्स नहीं होते हैं। बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि अगर आप दो इंसान कमिटमेंट कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर तो वो विथ लॉ होगा, विथ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ होगा, विथ ऑल रूल्स होगा। इन दिस रूल्स द रेगुलेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट गिवन सो बिफोर कॉन्ट्रैक्ट हु वांट टू वर्क इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, दो इंसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, टर्की कॉन्ट्रैक्ट, नॉन ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे सपोज अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अपने घर को बनवा रहे हो, आपके पास बहुत अच्छी ज़मीन है और आप दूसरे शहर में रहते हो और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस घर को बनवाओ, तो आप उस घर को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हो। मतलब एक ठेकेदार को पकड़ते हैं, उस ठेकेदार को बोलते हैं कि जितना पैसा लगेगा तुम ले लो मेरे से, बट तुम सारा काम देखोगे। सारा काम का मतलब है कि ईंटा, बालू, गिट्टी, जितना इलेक्ट्रीशियन का काम है, जितना फर्निशिंग, टाइल्स, फैन और जितना भी घर में काम होता है वो सब, उसके लिए जितने भी लोग चाहिए वो सब तुम देखोगे। मेरा काम है, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, मतलब ठेकेदार से काम करूंगा। कितने मजदूर आ रहे हैं, कितने रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस, मैं तुम्हें डायरेक्ट पेमेंट कर दूंगा। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो उसको बोलते हैं ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। नॉन ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज अपना घर बनवा रहे हैं और उसमें आप पर डे आप उस साइट पर आते हो, आप पर डे का काम देखते हो, फिर आपको लगता है कि चलो मैं तो अभी इस काम में बिजी हूँ, मतलब ईंटें लगवा रहा हूँ, सीमेंट लगवा रहा हूँ, क्यों ना मैं जितना वुडन काम है वो एक ठेकेदार को दे देता हूँ, मतलब दरवाजे लगवाना, खिड़की लगवाना। अब मैं एक एक मजदूर को पकड़ कर नहीं ला पाऊंगा, उसका एक ठेकेदार बैठा हुआ है, उस ठेकेदार को बस मैं बोल दूंगा अपने घर पे मुझे खिड़की और दरवाजे लगवाने हैं। अब वो अपने मजदूरों को पकड़ कर लाएगा खिड़की और दरवाजे लगवाने को। तो ये क्या कहते हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज नॉन टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, देयर आर सम ऑफ द नॉन ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। तीन टाइप के होते हैं नॉन ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। फर्स्ट आता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट यानी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मतलब आपने 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर लिया कि तुम्हें 6 महीने का टाइम है, तुम मेरा घर बनवा कर 3 मंजिला कंप्लीट करो। बट इसमें क्या है कि अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए, सपोज वो कौन सा टाइल्स लगवा रहा है, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और हाई रेंज का टाइल्स लगवाना है, तो वो चेंजेस करने थोड़े मुश्किल होते हैं। ड्यू टू दिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट चेंजेस एज स्पेसिफिकेशन। यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन दिस प्राइस पेड पर यूनिट ऑफ द वर्क कैरी आउट। इसमें आप पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करते हो। अगर आपने 1 यूनिट काम कंप्लीट हो गया फिर आप पेमेंट करोगे। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली फॉलोड बाय अ गवर्नमेंट सेक्टर फॉर अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज इट शुड बी प्रेजेंट एट द साइट। मतलब आपको उस साइट पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट कब खत्म हो रही है फिर आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कब बनाओगे, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। थर्ड आता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्चुअली परफॉर्म। इसमें क्या है कि आप चेक करके उसके बाद आप उसको पेमेंट करते हो। हाँ, इतने आज का अगर आपको 3 दिन का काम कंप्लीट नजर आया तो आप पेमेंट करोगे। अगर आपको लग रहा है कि वो काम में डिले कर रहा है तो आप उसको पेमेंट नहीं करोगे। तो ये आपके 3 टाइप हो गए।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टेंडर की। तो टेंडर एक तरीके का नॉन ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग में कि टेंडर निकला है, भर दो, क्या पता हमारा पास हो जाए। तो जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, सपोज़ कोई ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनाने के लिए सीमेंट कहाँ से आएगा या गिट्टी कहाँ से आएगा या उस ब्रिज को बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, सरकारी काम है, तो सरकार उसके लिए टेंडर निकालती है। तो टेंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी निकाल सकते हैं, प्राइवेट के लिए भी निकाल सकते हैं, बट उस टेंडर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। क्लियर? टू डू सम वर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट वी गिव टेंडर नोटिस। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि मुझे 100 ट्यूबलाइट लगवानी है, मैंने एक प्रतीक लॉरियल की बिल्डिंग बनवाई है, उसमें मुझे हर घर में ट्यूबलाइट देनी है, तो इसके लिए मैं एक टेंडर लिखवा दूंगी न्यूज़पेपर में कि इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में से जो ट्यूबलाइट बनाते हैं वो मुझसे आके कॉन्टैक्ट करें। तो अब मेरे पास कम से कम 150 टेंडर आ चुके हैं रिपोर्ट्स, तो मैं उसको कैसे सेलेक्ट करूंगी? जिसकी प्राइस इकोनॉमिकल होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो जो 150 लोग मेरे पास अप्लाई कर रहे हैं वो एक फॉर्मेट में अप्लाई करते हैं। देन समवन कॉन्टेक्टेड मी, देन आई विल चूज दैट विच विल गिव बेटर क्वालिटी एंड विद इन अ टाइम। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, और ये आपका टाइप ऑफ वर्क है जो लिखा होगा। जो भी आप टेंडर में निकलवा रहा हूँ उसकी ये आउटलेट है। ये ईएमडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्न्स्ड मनी डिपॉजिट। ये एक तरीके से जैसे होता है कि एग्जामिनेशन फ़ीस की तरह होता है कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना होता है तो आप उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस भरते हैं। तो सेम इसी तरीके से जिसको भी टेंडर में अप्लाई करना है, जिसको एक मिनिमम अमाउंट होता है, समझिए 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसका 10,000 इसका दाम होगा, मतलब बहुत कम होता है, 1% से ज़्यादा नहीं होता है इसका दाम। ये आपका नॉन रिफंडेबल भी होता है, रिफंडेबल भी होता है। इन केस नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है कि ये आपको हर केस में रिफंडेबल नहीं होगा। जैसे कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं कि सपोज वो जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट का जो काम दे रहे थे वही कैंसिल हो गया, तो इस केस में ये रिफंडेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉन रिफंडेबल होता है। जैसे आपकी एग्जामिनेशन की फीस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। इन केस अगर आपका टेंडर नहीं पास हुआ, मतलब आपने जो अप्लाई किया था वो नहीं पास हुआ, तो भी ये नॉन रिफंडेबल होगा। क्लियर? अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो भी आप कभी एग्जामिनेशन फीस नहीं वापस होती है, वो उन दैट केस होती है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया हो। ठीक है? ईएमडी इज फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्न्स्ड मनी डिपॉजिट। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्टेप्स क्या है टेंडर के लिए। पहले क्या करेंगे कि आप पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, टेंडर मीटिंग होगी, दे चेक बिड्स अंडर ऑल टेंडर्स। आप रुपीज़ को चेक करोगे कि बाकी लोगों ने कितना दाम लगाया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका डिपॉजिट स्क्रूटनी मनी, नियरली 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट रिफंड आफ्टर कंप्लीट टेंडर। इसका मतलब है जब आपने मीटिंग की, आपके पास 150 लोगों के टेंडर अप्लाई किए हुए हैं, आपके पास 150 लोगों ने टेंडर अप्लाई किए हुए हैं, तो आप उसमें से किसी एक को सेलेक्ट किए। जिसको भी आप सेलेक्ट किए हो उसको क्या करना होता है, 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मनी उसको डिपॉजिट करना होता है एज अ स्क्रूटनी मनी या एज अ सिक्योरिटी मनी। क्लियर है? तो ये क्या होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इसको रिफंड कर दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि कभी कभार ठेकेदार काम ले लेते हैं बट वो काम को टाइम से कंप्लीट नहीं करते हैं, तो इस चक्कर में आपका काम रुका रहता है, तो आपके पास उनका पैसा फंसा होता है, तो आप एटलीस्ट उनको उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हो काम जल्दी कंप्लीट करने का। फिर आता है लेटर ऑफ इंटेंट टू टेंडर्स टू एक्सेप्ट लेटर। ठीक है? आप उस इंसान को लेटर दोगे कि वो आपका टेंडर एक्सेप्ट करे। टेंडर शुड कंप्लीट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़, मतलब जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, हर पॉसिबिलिटी प्रॉपर वकील से मिलकर ये टेंडर्स क्लियर होते हैं। स्टार्ट वर्क एंड कंप्लीट वर्क बिफोर ऑन डेट। ठीक है? तो आप अपना टेंडर काम शुरू होता है और वो टाइम से पहले कंप्लीट होने की कोशिश लगी रहती है। यहाँ पर अब हम बिल की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मेंस गारंटी पैरामीटर। इफ़ यू फेल इन प्रॉपर वर्क देन यू हैव टू पेनल्टी फॉर दैट। दिस परसेंटेज डिसाइडेड बाय कंसल्टेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग। ठीक है? अगर आप अपना काम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो कुछ पैसे आपको भरने पड़ते हैं। अब हम पाता है कि पेमेंट किस तरीके से करते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को या हम टेंडर हमने निकाला, जिस इंसान का टेंडर पास हो गया है उसको हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो दो मेथड होते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, सेकंड इज रनिंग अकाउंट बिल। फर्स्ट एंड फाइनल बिल में होता है कि 100% पेमेंट हम कर देते हैं जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है। प्रूफ ऑफ द पेमेंट होता है वाउचर। वाउचर इज अ स्टैम्प पेपर विच साइन बाय कॉन्ट्रैक्टर और अ टेंडर टू एक्सेप्ट पेमेंट। सेकंड आता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत लंबा है तो ठेकेदार को आपको बीच बीच में पेमेंट करना होता है या आपको 90% पेमेंट करना होता है। पेमेंट इन इंटरवल, मतलब जब 90% काम हो जाता है टिल प्रोजेक्ट 10% बचा रहता है तब आप उसको पेमेंट करते हो। तो ये आपके अलग अलग डिफरेंट पेमेंट मेथड होते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल बिल एंड रनिंग अकाउंट बिल। पेमेंट इन इंटरवल 90% डन टिल प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, रिमेन 10% इन अ फाइनल सेटलमेंट। क्लियर है?
नेक्स्ट वीडियो मैं क्वालिटी का शुरू करूंगी। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2 से 3 वीडियो और बचे हुए हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं पिछले साल के क्वेश्चंस डिस्कस करूँ आपके साथ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लाऊँ, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो। लॉकडाउन का मैं सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कर रही हूँ ये वीडियोस बनाकर। प्लीज़ आप भी एज अ रिवॉर्ड अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।